जब भी वाइकिंग शब्द आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहली इमेज आपके दिमाग में आती है वॉरियर्स की, कुछ ऐसे इंसानों की जो हमसे अलग दिखते हैं, ऐसे लोग जो अपने सर्वाइवल के लिए दूसरे लोगों को मारते और लूटते हैं। सिविल वॉर मानो उनके खून में बसी हो। लेकिन आखिर कितनी सच्चाई है इस सब में? आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में वाइकिंग्स की अनसॉल्व्ड मिस्ट्री को और भी गहराई से जानते हैं। वाइकिंग थे कौन, ये समझने से पहले ये समझिए कि वाइकिंग शब्द का मतलब क्या होता है। असल में वाइकिंग एक नॉर्स वर्ड वाइकिंग से आता है, जिसका मतलब होता है रेडर, वो लोग जो अलग अलग जगह रेड्स करते हैं। और ये नाम वाइकिंग्स ने खुद नहीं रखा था, बल्कि जिस जगह वो रेड करते थे वहाँ के लोग उन्हें इस नाम से बुलाते थे। अगर हम बात करें इस कम्युनिटी के असली नाम की तो वो खुद को ऑस्टमन बुलाते थे। इसके अलावा कुछ लोग इन्हें नॉर्समन, नॉर्स और डेन्स के नाम से भी जानते थे। अब वाइकिंग्स को और भी अच्छे से समझने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, करीबन 11वीं सेंचुरी तक। ये वो समय था जब वाइकिंग्स अर्थ पर हुआ करते थे। इनके अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो ये वैसे ही दिखते थे जैसे आज की मूवीज और सीरीज में दिखाए जाते हैं। लेकिन एक चीज जो हमें बहुत ही गलत बताई गई वाइकिंग्स के बारे में, बहुत से लोग वाइकिंग्स को एक रेस बुलाते हैं, जो कि सरासर गलत है। वाइकिंग्स एक रेस नहीं बल्कि एक कल्चर था। अगर हम बात करें रेस की तो रेस एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो सेम सोशल और फिजिकल क्वालिटीज शेयर करते हैं उन्हें कहा जाता है, और वो हेल्प करता है एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से डिफरेंशिएट करने में। लेकिन वाइकिंग्स के केस में ऐसा नहीं था। जो क्वालिटीज वाइकिंग्स शेयर करते थे वो उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं थी। हिस्टोरियंस के हिसाब से वाइकिंग्स 9th से 11th सेंचुरी के बीच में पाए जाते थे। 11th सेंचुरी के पहले किसी भी टेक्स्ट में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं मिलता है, और उसमें भी जिस चीज के लिए वाइकिंग्स सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, रेड्स, वो उन्होंने 11th सेंचुरी के स्टार्टिंग में शुरू की थी। इन सभी चीजों से ये तो साफ है कि वाइकिंग एक रेस नहीं बल्कि एक कम्युनिटी थी, जिनका सबसे पहला प्रोफेशन था फार्मिंग। इसके अलावा नॉर्थमेन्स बहुत अच्छे वॉरियर्स, ब्लैकस्मिथ्स और स्किल्ड कार्पेंटर्स थे, जिसमें नाव बनाना उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। और समय के साथ साथ अपनी सभी स्किल्स में से उन्होंने अपनी फाइटिंग और शिप बिल्डिंग, इन दो स्किल्स को ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस किया, जिसके चलते वो आखिर में इन्हीं दो चीजों के लिए जाने जाते थे। वाइकिंग्स का ओरिजिन हमें मिलता है स्कैंडिनेविया से, आज के दिन जिसे डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन कहा जाता है। कहते हैं कि इसी जगह से वाइकिंग्स कम्युनिटी की शुरुआत हुई थी, जिसने बाद में चलकर बहुत से लैंड एक्सप्लोरेशंस किए, यूरोप जैसे बड़े लैंड्स को रेड किया और वहां अपनी सेटलमेंट्स बनाई। अब वाइकिंग हिस्ट्री की सबसे फेमस लाइफ स्टोरी पर आने से पहले आपको कुछ और भी चीजें समझनी होगी। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिलीजन की। आखिर वाइकिंग्स कौन से रिलीजन में बिलीव रखते थे और आखिर इनके भगवान कौन थे? भगवान से हमारा मतलब यहाँ गॉड है। तो अगर बात करें वाइकिंग्स के बिलीव्स की तो वो पेगन रिलीजन से बिलीव करते थे। पेगन्स बेसिकली उन लोगों को कहा जाता था जो क्रिश्चियनिटी को छोड़कर किसी और रिलीजन में बिलीव रखते थे, और इसीलिए यूरोप के कई रीजन्स में वाइकिंग्स को पेगन्स भी कहा जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रिलीजन की शुरुआत किसने की, इसकी रूट्स कहाँ है? तो हम आपको बता दें कि आज के दिन तक ये कोई नहीं जानता कि आखिर इनके रिलीजन की शुरुआत कैसे हुई। आज कई लोग इनके रिलीजन को सिर्फ एक मिथोलॉजिकल स्टोरी बताते हैं, वहीं कुछ लोग इसे सच भी मानते हैं। वैसे अगर वाइकिंग्स के ही नजरिए से देखें तो उनका ये मानना था कि वो सब ओडन के डिसेंडेंट्स है। इनके जो मेन गॉड कह लो या एंसेस्टर्स वो ओडन ही है। इनफैक्ट ये वर्शिप भी ओडन को ही करते थे। लेकिन ओडन अकेले नहीं थे। ओडन के अलावा वाइकिंग्स थॉर, द गॉड ऑफ थंडर, और फ्रेयर, गॉडेस ऑफ लव एंड फर्टिलिटी में भी बिलीव रखते थे। उनका मानना था कि जो भी वॉरियर वॉर में मारा जाता है वो सीधा वैल्हैला जाता है, एसगार्ड के महल का एक ऐसा हॉल जहां खुद ओडन उनका स्वागत करते हैं। बाकी और रिलीजन्स की ही तरह वाइकिंग्स भी वर्शिप, फेट, गॉड और आफ्टरलाइफ में बिलीव रखते थे। लेकिन दूसरे लोगों की तरह वाइकिंग्स ज्यादा लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। वाइकिंग्स नॉर्स भाषा का इस्तेमाल करते थे आपस में बात करने के लिए। लिखने के लिए इनके पास कोई खास लैंग्वेज नहीं थी। ये अलग अलग सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही जैसे इजिप्शियंस इस्तेमाल किया करते थे। इसके अलावा इन लोगों के पास कोई पेपर नहीं होता था लिखने के लिए। इनके सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स या तो पत्थर या फिर मेटल पर लिखे जाते थे, और कोई मैसेज अगर एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचाना हो तो उसके लिए साइंस और सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज के दिन वाइकिंग कल्चर से जुड़ा कोई भी सॉलिड प्रूफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ही कोई मैन्यूस्क्रिप्ट्स बचे हैं, और ना ही वो ओल्ड नॉर्स भाषा आज के दिन कोई बोलता है। इन शॉर्ट, वाइकिंग कम्युनिटी का जो कल्चर है वह आज के दिन पूरी तरह खत्म हो चुका है, और हमारी वीडियो की सबसे मेन स्टोरी यहीं से शुरू होती है।
इस वाइकिंग सागा के 2 मेन कैरेक्टर है जिनकी वजह से वाइकिंग्स को आज भी पूरी दुनिया जानती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं अर्ल रैग्नार लोथब्रुक की और किंग हैरल्ड की। जहाँ रैग्नार लोथब्रुक सबसे पहला फेमस इंसान था वाइकिंग हिस्ट्री का, वही हैरल्ड फाइनहेयर आखिरी किंग था इस कम्युनिटी का। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए हम पहले रैग्नार लोथब्रुक की हिस्ट्री जानते हैं। यहाँ हमने रैग्नार लोथब्रुक को किंग नहीं कहा है, इसके पीछे का कारण है कि इतना फेमस इंसान होने के बावजूद भी वो अपनी लाइफ में पूरे नॉर्वे का कभी किंग बनने में कामयाब नहीं हुआ। वाइकिंग्स के कल्चर में पोस्ट हुआ करती थी, हर एक टाउन या विलेज का एक अर्ल होता था। अर्ल को आप एक पर्टिकुलर एरिया का किंग ही समझ सकते हैं। उस पर्टिकुलर विलेज के सारे डिसीजंस अर्ल के हाथ में होते थे, लेकिन उनकी जो लॉयल्टी होती थी वो किंग के लिए रहती थी। जैसे हमारे इंडियन कल्चर में राजा होते थे और उनके ऊपर चक्रवर्ती राजा होते थे। पावर किंग के पास भी होती थी, लेकिन सब अलग अलग किंग्स की लॉयल्टी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए हुआ करती थी। अब अगर आप ये समझ चुके हैं तो हम वाइकिंग्स पर वापस आते हैं। रैग्नार लोथब्रुक वाइकिंग हिस्ट्री का सबसे पावरफुल, फेमस और सबसे स्मार्ट रूलर माना जाता है। लेकिन रैग्नार किसी नोबल फैमिली से बिलोंग नहीं करता था, वो बस एक फार्मर की फैमिली से बिलोंग करता था। मगर उसके थॉट्स और एम्बिशंस किसी किंग से कम नहीं थे। रैग्नार जहां से बिलोंग करता था वो जगह थी कैटगैट, जिसे आज के दिन आप डेनमार्क और स्वीडन के बीच में देख सकते हैं। तो जो कैटगैट का अर्ल था वो हमेशा नॉर्वे में ही रेड करने का ऑर्डर देता था। आपस में ही सिविल वॉर्स करके रेड की जाती थी। लेकिन एक टाइम के बाद जो स्कैंडिनेवियन रीजन था वहां के सारे रिसोर्सेज और वेल्थ खत्म होने लग गए थे, क्योंकि वाइकिंग आपस में ही एक दूसरे को लूट लूट कर सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉयट कर रहे थे। फिर एक टाइम आया जब रेड करने के लिए कोई वेल्थी टाउन बचा ही नहीं। उसी समय रैग्नार अपने अर्ल के सामने एक सुझाव रखता है। वो अपने अर्ल को यूरोप के देशों में रेड करने के लिए कहता है। हालांकि अभी तक वो खुद भी नहीं जानता था कि आखिर वहाँ है क्या, बस उसे इतना पता था कि वहाँ के देश बहुत ही वेल्थी है, वहाँ अगर रेड की जाए तो उन्हें बहुत से नए रिसोर्सेज मिलेंगे। लेकिन कैटगैट का अर्ल इस बात को मजाक में ले लेता है। उसे और बाकी सभी लोगों को ये लगता था कि उस डायरेक्शन में आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समुद्र है, वहाँ उन्हें कोई भी लैंड नहीं मिलेगा। लेकिन रैग्नार को अपने आप पर पूरा विश्वास था, जिसके चलते वो अपने कुछ दोस्त और साथियों के साथ मिलकर एक नाव तैयार करता है और एक सेल प्लान करता है उस डायरेक्शन में। अब आज से पहले किसी भी वाइकिंग ने सेल नहीं किया था, तो सभी के मन में एक डाउट था कि आखिर ये सेल कामयाब होगी या नहीं, क्या हमें सचमुच कोई लैंड मिलेगा भी या नहीं। लेकिन इसके बावजूद रैग्नार का पहला सीक्रेट एक्सपेडिशन शुरू हो जाता है और कई दिन समुद्र में गुजारने के बाद आखिरकार उन्हें एक लैंड दिखता है। और तब पहली बार वाइकिंग्स एक फॉरेन लैंड पर कदम रखते हैं, जो कि था नॉर्थम्ब्रिया। अब अपने इस सक्सेसफुल एक्सपेडिशन के बाद जब रैग्नार सभी कैटगैट के लोगों और अर्ल को ये बात बताता है तो सब हैरान हो जाते हैं। लोगों का विश्वास रैग्नार के लिए कई गुना बढ़ जाता है, मानो सब उसमें अपना लीडर देख चुके हैं। लेकिन ये बात अर्ल को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वो रैग्नार को मरवाने की कोशिश करता है। लेकिन ये दाव अर्ल पर ही उल्टा पड़ जाता है। एक चैलेंज में रैग्नार अर्ल को मारकर खुद कैटगैट का अर्ल बन जाता है और यहाँ से शुरुआत होती है द ग्रेट सागा ऑफ रैग्नार लोथब्रुक की। अपने पूरे करियर में रैग्नार बहुत सी रेड्स को अंजाम देता है, लेकिन टाइम के साथ साथ रैग्नार यूरोपियन कल्चर में इंटरेस्ट लेने लगता है। उसे समझ आता है कि हम हमेशा दूसरों पर रेड्स करके ही अपना गुजारा नहीं कर सकते। वो डिसाइड करता है अपनी कुछ सेटलमेंट्स को यूरोप में सेटल करने का, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी होता है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि नो वन लाइक आउटसाइडर्स, तो धीरे धीरे वाइकिंग्स की सेटलमेंट्स डिस्ट्रॉय कर दी जाती है और एक बहुत बड़ी सेटलमेंट जो रैग्नार वेसेक्स में बसाता है वहां का किंग एग्बर्ट के साथ मिलकर वो भी पूरी तरह बर्बाद कर दी जाती है। और अब रैग्नार रेड्स या सेटलमेंट्स तक ही नहीं सोच रहा था, अब वो अलग अलग देशों को इन्वेड करना शुरू कर देता है। बहुत बड़ी संख्या में वाइकिंग आर्मीज को शिप से ले जाया जाता है और नए नए रीजन्स को इन्वेड किया जाता है। और इन बैटल्स में रैग्नार अकेला नहीं था, उसका साथ कई वाइकिंग अर्ल्स और किंग्स भी देते हैं। वाइकिंग्स कई वॉर्स लड़ते हैं, जैसे कि द बैटल ऑफ यॉर्क, द बैटल ऑफ एडिंगटन, और ऐसे कई वॉर्स जीतने के बाद यूरोप से लेकर ब्रिटेन तक सभी लोग वाइकिंग्स के बारे में जानने लगते हैं। सभी यूरोपियंस इन्हें पेगन्स बुलाते थे और इनका किसी पर भी रेड करना एक बुरा साइन माना जाता था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब रैग्नार उसकी बहुत बड़ी आर्मी के साथ पेरिस पर हमला करते हैं। इस ऐतिहासिक वॉर को नाम दिया जाता है द सीज ऑफ पेरिस। इसमें वाइकिंग्स बहुत बुरी तरह हारते हैं। पेरिस के स्ट्रॉन्ग डिफेंस और कॉम्बैट टेक्निक्स के सामने वाइकिंग्स को अपने घुटने टेकने पड़ते हैं और एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद से लोगों का विश्वास रैग्नार पर से कम होने लगता है। लोगों को लगता है कि रैग्नार लोथब्रुक बूढ़ा हो चुका है
पेरिस के बैटल के बाद से रैग्ना की स्टोरी फीकी पड़ने लगती है और यहाँ से शुरुआत होती है रैग्ना के बेटों की कहानी। रैग्ना की 2 वाइफ्स रहती है, जिसमें पहली बीवी का नाम था लगाथा और दूसरी बीवी का नाम था थोरा। लगाथा से रैग्ना के 2 बच्चे होते हैं, ब्योर्न आयनसाइड और गेडा। वहीं थोरा से उसके 4 बेटे होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बेटा होता है अब, फिर वित्सर्क, फिर सिगर्ड, फिर मैग्नस और सबसे छोटा बेटा इव, जो कि बचपन से ही चल नहीं सकता था। इस समय तक जब रैग्ना के सारे बेटे बड़े हो रहे थे, रैग्ना कहीं गायब था। बैटल ऑफ पेरिस में बुरी तरह हारने के बाद रैग्ना कभी कैटेगैट लौटा ही नहीं और तभी एक दूसरे किंग की नजर पड़ती है कैटेगैट पर, क्योंकि कैटेगैट एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर था और वहाँ कोई किंग नहीं था। तो हैरल्ड फाइनहेयर डिसाइड करता है कैटेगैट को अपने कंट्रोल में लेने का, लेकिन रैग्ना के बेटों के रहते वो उसमें कामयाब नहीं होता है। और दोस्तों, एक बात ध्यान रहे कि हम इसमें हर एक डिटेल्स नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि एक यूट्यूब वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन डालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वैसे अगर आपको वाइकिंग हिस्ट्री को और भी गहराई से जानना है तो आप हिस्ट्री टीवी 18 की सीरीज वाइकिंग्स देख सकते हैं। उसमें 6 सीजन्स में बहुत अच्छी तरह से पूरी वाइकिंग स्टोरी को बताया गया है। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। इस पूरे समय में किंग हैरल्ड किसी भी तरह पूरे नॉर्वे का किंग बनने की कोशिश में लगा रहता है। वही रैग्ना लाइफ से बुरी तरह हार मान चुका होता है। वो अपनी खोई हुई इज्जत के लिए वेसेक्स के किंग एग्बर्ट पर अटैक प्लान करता है, लेकिन इस बार कोई भी उसका साथ नहीं देता है सिवाय उसके सबसे छोटे बेटे आइवर के। वो दोनों कुछ वॉरियर्स के साथ वेसेक्स जाते हैं, जहां उन्हें बड़ी आसानी से वेसेक्स की आर्मी हरा देती है और रैग्ना और इवर को बंदी बना लिया जाता है। लेकिन रैग्ना की रिक्वेस्ट पर किंग एग्बर्ट इवर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वही रैग्ना को नॉर्थम्ब्रिया के किंग आयल को सौंप दिया जाता है, जहां रैग्ना को पूरे नॉर्थम्ब्रिया के लोगों के सामने सांप से भरे गड्ढे में डाल दिया जाता है। यहाँ किंग आयल रैग्ना पर अपनी रिवेंज को सेलिब्रेट कर रहा था। वहीं दूसरी ओर रैग्ना के बेटे बदला लेने निकल चुके थे। रैग्ना जानता था कि अगर उसे इस तरह मारा गया तो उसके बेटे बदला लेने जरूर आएंगे, और वैसा ही होता है। रैग्ना के सारे बेटे नॉर्थम्ब्रिया को वॉर में बुरी तरह हरा देते हैं और किंग आयल को ब्लड ईगल की सजा दी जाती है। इस सजा में इंसान की पीठ को पहले एक्स से चीरा जाता था, फिर वहीं से उसके दोनों लंग्स को बाहर निकालकर उसी के कंधों पर रख दिया जाता था ताकि वल्चर्स और क्रो उसे धीरे धीरे खा सकें। किंग आयल को मारने के बाद अगली वॉर वेसेक्स के अगेंस्ट छेड़ दी जाती है, लेकिन किंग आयल की मौत के बारे में सुनकर वेसेक्स के लोग पहले ही पूरा शहर खाली कर देते हैं और पूरे वेसेक्स में सिर्फ एग्बर्ट ही रुकता है आखिर तक, जिसे भी बाद में मार दिया जाता है। अब रैग्ना की डेथ के बाद उसकी फैमिली धीरे धीरे बिखरने लगती है। इवर सिगर्ड को मार देता है। एक वॉर में ब्योर्न आयनसाइड भी मारा जाता है। उसके बाद वित्सर्क और इवर भी एक वॉर में मारे जाते हैं। हालांकि अबर किसी वॉर में नहीं मारा जाता। रैग्ना का बदला लेने के बाद अबर गायब हो जाता है और इस समय तक रैग्ना की फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं बचता जो कैटेगैट पर रूल कर सके, जिसके चलते हैरल्ड फाइनहेयर बनता है पूरे नॉर्वे का किंग। हैरल्ड जब किंग बनता है तो वो समय वाइकिंग कम्युनिटी के सबसे आखिरी का टाइम कहा जाता है। फिर लड़ी जाती है सबसे ऐतिहासिक वॉर। 25 सितंबर 1066 को बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड ब्रिज लड़ी जाती है, जो नॉर्वे के किंग हैरल्ड और इंग्लैंड के किंग हैरल्ड गॉडविंसन के बीच लड़ी जाती है। ये वॉर वाइकिंग्स बहुत बुरी तरह हार जाते हैं। इस वॉर में इंग्लैंड वाइकिंग्स को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किंग हैरल्ड वॉर में मारा जाता है और कहा जाता है कि इसी वॉर से वाइकिंग्स के एंड की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि इस वॉर में हारने के बाद वाइकिंग्स ने रेड और लूट हमेशा के लिए क्विट कर दिए और धीरे धीरे वाइकिंग कम्युनिटी भी खत्म हो गई। आज के दिन कोई वाइकिंग्स अर्थ पर एग्जिस्ट नहीं करते। हालांकि उनकी ब्लड लाइन आज के दिन डेनमार्क और स्वीडन के लोगों में पाई जा सकती है, लेकिन टाइम के साथ साथ इतनी पावरफुल वॉरियर कम्युनिटी पूरी तरह खत्म हो गई। वो लोग जिनसे कभी पूरा यूरोप डरता था, आज के दिन वो एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और अगर सचमुच पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।